लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। व्यापारी के घर डकैती डालने आए बदमाश, 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 बदमाश गिरफ्तार। तो बरेली में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ में एक दरोगा और सिपाही जख्मी, बदमाश को भी लगी गोली, हॉस्पिटलाइज्ड। अलीगढ़ में बदमाशों ने बंधक बनाकर 2 परिवारों में की जमकर लूटपाट, लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। दवा खरीद में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने का फैसला। सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को मिली हरी झंडी। 1 अक्टूबर से सचिवालय में लागू होगी ई ऑफिस व्यवस्था। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जिलों में भी लागू होगी व्यवस्था। भ्रष्टाचार पर अंकुश और फाइलों की गोपनीयता रहेगी बरकरार। जापान के पीएम शिंजो एबे आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के पास एथलेटिक स्टेडियम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन। नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात उत्तर प्रदेश के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, आगे बढ़ते हैं, खबरों पर विस्तार में बात करते हैं। और सबसे पहले आप बताते हैं आपको एक बड़ी खबर के बारे में। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, वहां भूतनाथ मार्केट के बड़े व्यापारी के घर डकैती डालने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश फर्रुखाबाद गैंग के सदस्य हैं जो लखनऊ में डकैती डालने आए थे। पुलिस बदमाशों के पास से 2 पिस्तौलें, 3 देसी कट्टे, रॉड और बेहोशी के इंजेक्शन और कार बरामद किए हैं। गाजीपुर थाना क्षेत्र के कुकरेल बंधे पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ से खबर, तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, फर्रुखाबाद का गैंग है डकैतों का, जो गाजीपुर के एक बड़े व्यापारी के घर में डकैती डालने के इरादे से लखनऊ में डेरा जमाया था, जिसकी सूचना लखनऊ पुलिस को मिली और मुठभेड़ हो गई इनको दबोचने के दौरान, जिसमें जो शातिर अपराधी हैं उनको पैर में गोली लगी है। क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें उनके पैर में गोली लगी। वहीं दूसरी तरफ 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तो उनके पास से कार के अलावा 2 पिस्टल, देसी तमंचे व सबसे ताज्जुब की बात, इंजेक्शन मिले हैं जिसको वो इस्तेमाल व्यापारी के परिवार को बेहोश करने में करने वाले थे। तो कहा जाए कि लखनऊ को दहलाने वाली डकैती की एक बड़ी वारदात, और संभवतः एक आशंका थी कि अगर ये परिवार विरोध करता तो हत्या हो सकती थी। लिहाजा लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जी संतोष, बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और जैसे इस वक्त पुलिस वहां पर फिलहाल कुछ दिनों में सक्रिय हुई है, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो उसी सिलसिले में एक और ये घटना हुई है। बड़ी कामयाबी समझा जाए इसको पुलिस की? बिल्कुल, पुलिस के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल कंट्रोल के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जहां एक तरफ बेखौफ बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उनके लिए अगर पुलिस को इस तरीके से कि डकैती के अंजाम देने से पहले उनको दबोच दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाता है कि अगर अपराधियों का जवाब और अपराधियों को उनके जो भाषा है जिसके चलते वो जनता में और पुलिस में खौफ पैदा कर रहे थे, अब उसी तरीके से दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका संतोष शर्मा। मुठभेड़ डकैतों से पुलिस की लखनऊ में, गोली चलाई पुलिस ने, बदमाश जख्मी हुए, उनको गिरफ्तार किया गया, हॉस्पिटलाइज्ड। इधर बरेली में देर रात पुलिस और हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। घटना में एक दरोगा, सिपाही घायल हुए हैं, वहीं एक बदमाश को भी गोली लगी। घटना बिथरी चैनपुर थाना इलाके में कुआंडांडा ब्लॉक की है। यहां देर रात हिस्ट्री शीटर सुमित पटेल अपनी बाइक सहित असलहे के साथ लैस होकर घर से निकला था। इस दौरान कुआंडांडा नहर के पास पहुंचने पर दरोगा श्याम सिंह और सिपाही अंकुर द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सुमित और पुलिस पर फायर उसने झोंक दिया। पुलिस ने भी बदमाश पर जवाबी फायर किया और इससे बदमाश सुमित पटेल के पैर पर गोली लगी। बदमाश की फायरिंग में एक दरोगा श्याम सिंह और सिपाही अंकुर को भी छर्रे लग गए और इससे उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं बदमाश सुमित पटेल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना बिथरी चैनपुर में एक बदमाश जो सुमित पटेल है, उसके द्वारा जब वो जा रहा था तो जो थाने की गाड़ी थी उसके द्वारा उसको रोका गया। तो मौके पर ही उसने 2 फायर किए, जिसमें
एक श्याम सिंह दरोगा हैं, उनके गोली छूते हुए निकली है, लगी है हाथ पे, और दूसरे एक सिपाही हैं, उनके भी गोली लगी है। और जब पुलिस के द्वारा रिटेलिएटरी फायर किया गया तो उसके बदमाश के पैर पे गोली लगी, उसको पकड़ लिया गया और उसको हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया है। और बाद में ये पता लगा है कि वो डकैती में और लूट में जैसे मुकदमे में वांछित था, उसके ऊपर 5,000 का इनाम भी था। वहीं अलीगढ़ में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात बदमाशों ने घर में परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना थाना सासनी गेट के विकास नगर इलाके। कहा जा रहा है कि MIG मकान में रहने वाले गाविंद्र राघव के घर में 5 बदमाश घुस गए और परिजनों को एक कमरे में बंधक बना लिया। बदमाशों ने तमंचे की नोक पर घर वालों से अलमारी की चाबी लेकर जमकर लूटपाट की और इसके बाद बदमाश किराएदार के घर में भी घुस गए और तमंचे के बल पर लूटपाट की। घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिजनों के अनुसार लाखों की ज्वेलरी के साथ नगद रुपए लूट कर ये लोग भाग गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। मैं तो किचन में काम कर रही थी, ये लोग ही थे इधर, वही आकर के और गन रख दी उन लोगों के ऊपर। क्या हुआ था? तो कितने लगे थे? होंगे 6-7 जने होंगे। एक और बड़ी खबर में लखनऊ से मिल रही है। राजधानी में एक और छात्र ने ब्लू व्हेल गेम में जान दे दी है। 17 साल के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी है। कृष्णानगर थाना इलाके के LDA D1 की घटना है। गाजीपुर के बाद अब कृष्णानगर में इस छात्र ने जान दी। संतोष एक बार फिर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संतोष, एक और दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, क्या और जानकारी है आपके पास? संतोष, इस आत्महत्या के बारे में इस छात्र की और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, कृष्णानगर के D1 कॉलोनी है जहां पर ये बच्चा 10वीं का छात्र है, आदित्य नाम है, जो वहीं पे स्कूल में पढ़ रहा था। कहा जा रहा है कि इसने अपनी परिवार में बुआ के जो कमरा है उसी में उसने फांसी लगा ली। कहा जा रहा था कि वीडियो गेम खेल रहा था, जिसके चलते इसने ब्लू व्हेल गेम खेलने के दौरान इसने फांसी लगा ली है या हत्या कर ली है। तो कहा जाए कि हिंदुस्तान में हत्यारे गेम के तौर पर अगर कुख्यात हो गया है। बच्चों की जान लेने वाले ब्लू व्हेल गेम ने लखनऊ में दूसरे एक बच्चे की जान ले ली है। पहले गाजीपुर में एक बच्चे ने जान दी, उसके बाद बीती रात में या बीती शाम को कहा जाए कृष्णानगर में एक 10वीं के छात्र ने ब्लू व्हेल गेम खेलने के दौरान उसके एक टास्क को पूरा करने के दौरान अपनी जान दे दी है। तो जानलेवा ब्लू व्हेल गेम का कहर जारी है। जी शुक्रिया आपका संतोष। बिल्कुल, जानलेवा ब्लू व्हेल खेल का कहर जारी और एक और छात्र ने लखनऊ में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे 2 दिन के दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। शिंजो दिल्ली के बजाय अहमदाबाद से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीदें भी उफान पर हैं। चीन के साथ विवाद के मद्देनजर जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा कूटनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद में अबे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और इसके साथ ही वो मशहूर सीदी सैयद मस्जिद भी जाएंगे। जापान के PM शिंजो अबे के दौरे के मद्देनजर अबे यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आठ किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ जापान के प्रधानमंत्री। ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और PM नरेंद्र मोदी जब बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखेंगे तो भारत के नए युग में प्रवेश का रास्ता भी साफ होगा। तमाम सवालों और शंकाओं के बीच आखिर भारत के लिए इतना अहम क्यों है बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट, ये आपको बताते हैं। 14 सितंबर को जब PM नरेंद्र मोदी और जापान के PM अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखेंगे तो 160 साल पुरानी भारतीय रेल अपने नए दौर में प्रवेश करेगी। 14 सितंबर को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला को बर्थडे गिफ्ट भी माना जा रहा है। ये एक इत्तेफाक है या हकीकत कहना मुश्किल है, लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 17 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है और 21 सितंबर को जापान के PM शिंजो आबे का। 97,000 करोड़ की लागत वाले 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जितना भारत उत्साहित है, जापान की भी इसमें कम रुचि नहीं है।
दरअसल इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए जापान ने चीन को मात दी है। चीन से भारत के बिगड़े संबंधों के बीच बुलेट ट्रेन की आधारशिला दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई बुनियाद भी रखेगी। 97,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से को जापान वित्तीय मदद दे रहा है। जापान महज 0.1% के ब्याज पर 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रहा और इस कर्ज के चुकाने की सीमा 50 साल रखी गई है। यानी न सिर्फ ये कर्ज बहुत सस्ता है, बल्कि आगे मेक इन इंडिया के तहत देश में सस्ती बुलेट ट्रेन बनाने की भी योजना है। प्रोजेक्ट की ये खासियत ही इसकी कीमत पर उठ रहे सवालों का जवाब है। माना जा रहा है कि बुलेट ट्रेन न सिर्फ भारतीय रेल में नई क्रांति लाएगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण से रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। दावा है कि इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 4,000 और अप्रत्यक्ष तौर पर 20,000 नौकरी के अवसर मिलेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड नेटवर्क में कुल 12 स्टेशन होंगे और ट्रेन की अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाई स्पीड ट्रेन को 2022 तक ऑपरेशनल करने की समय सीमा तय की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इसका किराया एयरलाइंस की तुलना में कॉम्पिटिटिव होगा। हालांकि हवाई किराए की कम कीमत के मद्देनजर बुलेट ट्रेन का किराया तय करना एक चुनौती जरूर होगा। मांग बढ़ने के आसार को देखते हुए सरकार दिल्ली नागपुर मुंबई और दिल्ली चंडीगढ़ जैसे रूट्स पर भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने पर विचार करेगी। तो तैयार हो जाइए चमचमाते बुलेट ट्रेन के सफर के सपने को पूरा होता देखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ये तो रही बुलेट ट्रेन की बात। अब साधारण ट्रेनों के रेल रूट की बात कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी के लखनऊ से वाराणसी रेल रूट को दोहरीकरण की मंजूरी दे दी है। ये रूट लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, जौनपुर से होता हुआ वाराणसी जाएगा। इस रूट में वाराणसी से जफराबाद और लखनऊ से बाराबंकी का ट्रैक पहले से ही डबल किया जा चुका है। कैबिनेट ने मंगलवार को बाकी बचे रूट को भी डबल करने की मंजूरी दे दी है। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी, ये 323 किलोमीटर का रेलखंड है जो उत्तर प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। अयोध्या, काशी और प्रदेश की राजधानी, उसमें लखनऊ बाराबंकी का एक हिस्सा और बनारस से जफराबाद का ये हिस्सा, इसका दोहरीकरण पहले हो गया था। पिछले बजट में 16-17 के बजट में इसके दोहरीकरण की स्वीकृति दी गई थी और आज उसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें कुल लागत 1310.23 करोड़ रुपए आने वाली है और ये 2021 तक पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपी कैबिनेट के फैसलों की। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई। प्रदेश में दवाओं की खरीद में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने का फैसला लिया गया है। IAS अधिकारी को मेडिकल कॉरपोरेशन का MD बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुल्तानपुर में 10 किलोवाट का FM रेडियो स्टेशन खोले जाने पर भी मुहर लग गई। कैबिनेट बैठक में रेट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। सप्लाई कॉरपोरेशन, ये जी जो अभी व्यवस्था है, अब जब तक कि ये कॉरपोरेशन बनेगा समय लगेगा, तो जितनी भी ये व्यवस्था उपकरण और दवाइयों औषधियों के, ये पूरा को पूरा ये व्यवस्था ले लेगा। दूसरा जो विषय आया था, बिंदु आया था कि सुल्तानपुर के अंदर 10 किलोवाट FM रेडियो स्टेशन की स्थापना को लेकर नजुल भूमि के ऊपर निःशुल्क दिया जाने का, उसको हम लोग ने दिया है, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 4050 स्क्वायर मीटर। तो ये हम लोग ने दिया है। ये लीज जो है, ये इस पे लीज पे दिया जाएगा। 90 साल की लीज रहती है। जो पैटर्न भी था उसको भी चेंज करा गया। जहां पे केंद्र की योजनाएं थी उसका भी हम लोग ने पैटर्न केंद्र ने चेंज किया। 90-10 होता था, 90 केंद्र देता था, 10
राज्य देता था, अब वो 60-40 हो गया। हर राज्य के लिए है, कोई नई चीज नहीं है, हर राज्य के लिए। तो उसके हिसाब से आपको अपने बजट में प्रोविजन करके इसको अप्रूव करना है। इधर उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई ऑफिस शुरू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दी हुई है। अब 57 करोड़ रुपए की लागत से ई ऑफिस 1 अक्टूबर से शुरू होगा। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक ई ऑफिस से भ्रष्टाचार पर अंकुश और फाइलों की गोपनीयता रहेगी। ई ऑफिस की व्यवस्था पहले उत्तर प्रदेश सचिवालय और फिर सभी ऑफिस में शुरू होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सचिवालय की पत्रावलियों का अब डिजिटाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। इसका प्रशासनिक विभाग सचिवालय प्रशासन करेगा, जबकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एनआईसी की होगी। आईटी विभाग इसमें सहयोगी भूमिका अदा करेगा। सरकार पुराने दस्तावेजों को भी स्कैन कराकर उसे संरक्षित करने का प्रयास करेगी और इसके लिए मंत्रियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एनएक्सी में ई ऑफिस को लेकर प्रस्तुतिकरण किया गया। मंत्रियों के अलावा सचिवालय कर्मियों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने से समय की बचत के साथ फाइलों के गुम होने और आग में जलने का खतरा समाप्त हो जाएगा। अब दस्तावेजों के रखरखाव की समस्या हल हो जाएगी और इसके लिए एक मास्टर सर्वर भी होगा। ऑफिस को उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे और 1 अक्टूबर से इसको पहले चरण में सचिवालय के अंदर इसको हम लोग लागू करेंगे। आज उसी दिशा में उसका प्रेजेंटेशन था। उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में विशेष रूप से थोड़ा सा ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम था। निर्णय जो है वो पारदर्शिता से लिए जाएंगे और उसकी जो ट्रैकिंग करते हैं कि ये फाइल मूवमेंट कितनी जल्दी हुआ, किसके एंड पे कहाँ पे वो कितने दिन रुकी रही फाइल, उसके बारे में भी जानकारी आएगी। अब खबर वाराणसी से है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त आज वाराणसी पहुंचेंगे और वहां पर वो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज संजय दत्त बनारस में होंगे एक निजी कार्यक्रम के लिए। और खबर आगरा से है। मंत्रियों का दौरा है वहां पर। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों का आज आगरा दौरा है। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे आगरा पहुंचेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही 10:30 बजे पहुंचेंगे। ऐसे ही कारागार मंत्री जय कुमार जैकी शाम को 5 बजे आगरा पहुंचेंगे। और पिछड़ा वर्ग प्रतिभा सम्मान समारोह है आज बाराबंकी में। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। इटावा में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्नाव में प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। मुरादाबाद में प्रदेश मंत्री देवेंद्र सिंह चौधरी इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। हमीरपुर में प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति रहेंगे मुख्य अतिथि। तो इस तरह से पिछड़ा वर्ग प्रतिभा सम्मान समारोह अलग अलग जगहों पर होगा और अलग अलग मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है। वहां पर पुलिस ने कार लूटने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो हाईवे पर कार लूटकर ड्राइवर की हत्या तक करने से गुरेज नहीं करता था। मामला बिथरी चैनपुर थाना इलाके के NH-24 के रजऊ गांव के पास का है। बिथरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक इनोवा और वैगनआर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों कार सवार लोगों ने पुलिस की चेकपोस्ट को पार करते हुए पुलिस पर फायर झोंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने आगे बैरियर और फोर्स लगाकर दोनों वाहनों को रोक लिया। दोनों गाड़ियों से 7 आरोपी और एक महिला निकली, लेकिन इस दौरान इनमें से कुल 6 आरोपी ही पुलिस के हत्थे चढ़ सके। मुख्य आरोपी आकाश मौके से फरार हो गया। सभी आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गैंग का सरगना आकाश हाईवे पर लग्जरी गाड़ियां बुक करके ड्राइवर को बंधक बनाकर या हत्या कर कार लूटने का काम करता था। इसी कड़ी में आकाश रायबरेली से अपनी प्रेमिका को भगा कर ले आया था और अपने लुटेरे साथियों के साथ एक XUV लूटने की फिराक में था। इनका जो गिरोह का सरगना है वो आकाश है, वो फरार हो गया था। बाकी जो लोग हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, जल्दी उसको भी पकड़ा जाएगा। और इनके पास से तमंचे मिले हैं और इनके पास से फर्जी ID कार्ड्स मिले हैं और पहले इनके पास से एक वैगनआर गाड़ी भी मिली है जो इन्होंने पहले से लूटी थी, वो गाड़ी बरामद हुई है। इसके पहले इन्होंने मोटरसाइकिल की लूट भी की है, वो भी इनसे निशानदेही भी बरामद हो गई है। और भी कुछ घटनाएं इन्होंने लूट की, जो गहनों की लूट बताई है, वो भी घटना जो दूसरे जनपद की है वो भी खुली है। इधर मेरठ में छात्रों पर मुसीबत आन पड़ी है। प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद छात्रों के साथ एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। अकेले मेरठ में ही 2 दिनों के भीतर 2 छात्रों की निर्मम हत्या कर दी गई। बावजूद इसके पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। मंगलवार शाम वनस्थली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र
अजीम जब नौचंदी थाना इलाके में शास्त्री नगर एल ब्लॉक चौपले पर ऑटो में सवार होकर ट्यूशन पढ़ने जा रहा था कि तभी मोटरसाइकिल और कार सवार कुछ युवकों ने पहले ऑटो में जोरदार टक्कर मारी और फिर उसका अपहरण करने की कोशिश की। शोर मचाने पर युवक फरार हो गए। सूचना मिलने पर नौचंदी थाना और मेडिकल पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और पीड़ितों को इधर से उधर टरकाती रही। बरेली में भी जालसाजी और ठगी का एक मामला सामने आया है। इसमें एक होमगार्ड ने अपने साथियों के साथ कमाई का ऐसा जाल बुना जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। घटना प्रेमनगर थाना इलाके के मॉडल टाउन की है, जहां 3 युवक नकली पुलिस बनकर एक घर में शिकायती पत्र लेकर जांच के लिए पहुंचे। आरोपी के पक्ष में जांच प्रभावित करने के लिए तीनों उस परिवार से रकम की मांग करने लगे। शिकायती पत्र पर शक जाहिर करते हुए पीड़ित ने प्रेमनगर थाने से पुलिस को बुला लिया। जानकारी करने पर पता चला कि तीनों ही नटवर लाल थे और उनमें से एक होमगार्ड है। पुलिस के अनुसार होमगार्ड की ड्यूटी एसएसपी ऑफिस में डाक लाने और ले जाने की थी और इसका फायदा उठाकर वो शिकायती पत्र चुराकर जांच के नाम पर आरोपी पक्ष से रुपए ठगने का काम करता था। थाना प्रेमनगर में एक होमगार्ड अपने साथ अन्य 2 सहयोगियों को लेकर एक घर में गए और एक प्रार्थना पत्र दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि आपके खिलाफ जांच का प्रार्थना पत्र है और कुछ उगाही करने के उद्देश्य से वो प्रार्थना पत्र लेके उस घर में गए। तो वहाँ के जो आदमी थे उनको ये शक हुआ कि मेरे खिलाफ तो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पड़ा ही नहीं है और उन्होंने जब उस प्रार्थना पत्र को देखा तो उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर तीनों को पकड़ा गया और पुलिस के द्वारा जब उनको थाने पे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो उगाही करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र लेकर उस घर में गए थे और इसमें अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और बाकी जो अन्य कार्रवाई है विधिक कार्रवाई। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।